नीलगंगा चौराहे पर शनिवार देर रात पुराने विवाद को लेकर गोरकर और पासी गुट आमने सामने हो गए। पासी गुट के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने गोरकर परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। पथराव के बाद गोलियों की आवाज से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गोली लगने से गोरकर परिवार के 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि उसी परिवार के 2 लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया है। वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें एक महिला शामिल है। एक आरोपी का एनकाउंटर भी किया गया है। दरअसल शनिवार देर रात करीब 11:30 बजे नीलगंगा चौराहे के समीप रहने वाले पहलवान नेता दिलीप राव गोरकर उर्फ दिल्लू पहलवान के परिवार के लोगों पर अचानक पासी गुट के लोगों ने हमला कर दिया। देखते ही देखते ईंट और पत्थर चलने लगे। इसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। गोली लगने से दिल्लू पहलवान के 32 वर्षीय भतीजे लोकेश पिता प्रदीप राव गोरकर और दूसरे भतीजे जितेश पिता प्रदीप राव गोरकर निवासी नीलगंगा की मौत हो गई, जबकि गोली व पत्थर लगने से दिल्लू पहलवान उनका 32 वर्षीय पुत्र तपन गोरकर घायल हो गए। यहाँ बता दें कि दिल्लू पहलवान की छवि एक पहलवान नेता के रूप में है। नीलगंगा क्षेत्र में गोरकर और पासी गुट के लोगों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। बताया जाता है कि पूर्व में किसी विवाद में एक पक्ष के लोगों को सजा भी हो चुकी है। तब से ही दोनों गुटों के बीच रंजिश है। करीब 2 महीने पहले भी दोनों गुटों के युवकों के बीच मारपीट हुई थी। यही पुराना विवाद शनिवार देर रात खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना के बाद तत्काल एसपी प्रदीप शर्मा ने अलग अलग पुलिस टीम बनाई और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। मामले में अब तक 8 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी नरेश को जब पुलिस अन्य आरोपियों की निशानदेही के लिए ले जा रही थी, तब नरेश ने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनने का प्रयास किया। तभी बचाव कार्यवाही में पुलिस ने गोली चलाई और नरेश घायल हो गया। नरेश के पैर में गोली लगी है, जिसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने जिन 8 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, उनके नाम नरेश, राकेश, बंटी, लोकेश और मंजू हैं। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं शेष 3 आरोपी राकेश, सन्नी और दुर्गेश फरार हैं। गोरकर परिवार पे कल रात को रोशन पासी इन लोगों ने हमला किया था, जिसमें गोरकर परिवार के 2 लड़कों की डेथ हुई है और अभी पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसमें एक आरोपी ने पुलिस पे हमला करते हुए भागने का प्रयास किया था, जिसमें पुलिस ने भी बचाव करते हुए गोली चलाई है, तो उसका शॉट एनकाउंटर। वही बता रही हूँ कि उसका शॉट एनकाउंटर। मैडम, घटना में कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल? कुल 4 लोग घायल हैं, जिसमें से 2 लोगों की डेथ हुई है और अभी 2 लोगों का उपचार चल रहा है। कल नीलगंगा थाना अंतर्गत करीब 11:30 पौने 12 बजे के पास 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, जिसमें गोरकर परिवार के 2 सदस्यों की मृत्यु हुई है और इसमें सामने पासी पक्ष के लोगों द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया था। दोनों के बीच में करीब 2 महीने पूर्व भी इस तरह का विवाद हुआ था, जिसमें प्रकरण गिरफ्तारी होकर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और पुरानी रंजिश को लेकर ही ये विवाद होना अभी तक जानकारी में सामने आया है। कुल 8 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR की गई है, जिसमें से और कुछ अन्य लोगों को हम वीडियो के माध्यम से चिन्हित कर रहे हैं। अभी कुल 5 लोगों को, जिसमें एक महिला शामिल है, उसको गिरफ्तार किया गया। इसी में से एक आरोपी को जब अन्य आरोपियों की तलाश के लिए उसके बताए अनुसार ले जाया जा रहा था, तो उसने भागने का प्रयास किया और पुलिस की पिस्टल छीन के भागने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पैर में उसको गोली लगी है, जिसको भी अस्पताल में इलाजरत रखा जा रहा है। घायल पक्षों में 2 लोगों की डेथ हुई है और 2 लोग अभी इलाजरत हैं, जिनकी स्थिति फिलहाल ठीक है। जैसा मैंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच में कई बार हम देखते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई, कई बार 2 पक्षों के बीच में ये दोनों आपस में आमने सामने एक ही मोहल्ले में निवास करते हैं और पूर्व में जैसा मैंने बताया कि इनके बीच में विवाद हुआ था, जिसको लेकर प्रकरण भी दर्ज हुआ था। गिरफ्तार करके इनको न्यायालय के समक्ष पेश भी किया गया था और अभी माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों प्रकरण विचाराधीन है और उसी बात को लेकर इनको बाउंड ओवर भी कराया गया था, परंतु इनके बीच में ये लगातार दोनों पक्षों के बीच में ये विवाद गहराता रहा और उसके बाद कल बिल्कुल एकदम से ये विवाद दोनों के समक्ष सामने आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा नमामि गंगे परियोजना के तहत शिप्रा नदी के संरक्षण और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। परियोजना का उद्देश्य दूषित जल को शिप्रा नदी में मिलने से रोकना और सिंहस्थ महापर्व के दौरान नदी में स्वच्छ और निर्मल जल प्रवाह सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ETP
और सीवेज पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा ली। उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसी को सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। नमामि गंगे परियोजना के तहत 82 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदिक धन्वंतरी कॉलेज के पीछे 22 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही सीवेज पंपिंग स्टेशन 920 मीटर लंबी 600 mm व्यास की DI राइजिंग मैन पाइपलाइन तथा 2000 मीटर लंबी सीवरेज ट्रीटमेंट पाइपलाइन का निर्माण भी किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने प्रस्तावित ड्राइंग डिजाइन की समीक्षा करते हुए अनुमोदन के बाद खुदाई कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। परियोजना के अंतर्गत मंगलनाथ मंदिर के सामने 22 MLD क्षमता का ILD पंपिंग स्टेशन तथा भैरवगढ़ नाले पर 2.38 MLD का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 500 मीटर लंबी 200 mm व्यास की DI राइजिंग मैन पाइपलाइन और 1500 मीटर लंबी 200 mm व्यास की सीवरेज ट्रीटमेंट पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। निगम आयुक्त मिश्रा ने सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण यंत्री प्रमोद मालवीय, कार्यपालन यंत्री साहिल मैदावाला तथा संबंधित निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जो गलती है वो हाथ प्रेस करके उससे वही बनवा के काम स्टार्ट करा देंगे। ड्राइंग अप्रूव हो जाएगी और STP के साथ आज बैठ के ये किसको सर और डिजाइनर को बुला के छोटे छोटे जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व कराइए। ठीक हो जाए और जो जल्दी हो जाए और जो एक्सपेडाइट हो जाए। ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को पद्मश्री श्री मोहन नागर उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त तथा छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के दौरान महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से पद्मश्री मोहन नागर का स्वागत और सम्मान किया गया। दर्शन उपरांत पद्मश्री मोहन नागर ने कहा कि उन्हें आज बाबा महाकाल के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल संपूर्ण विश्व को जीवन देने वाले हैं। उन्होंने बाबा से देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहने तथा अच्छी वर्षा होने की प्रार्थना की। जय श्री महाकाल। आज भगवान महाकालेश्वर के दर्शन का सौभाग्य मिला। उज्जैन के राजा और संपूर्ण विश्व को अपने जीवन देने वाले और संपूर्ण प्रकृति के देवता भगवान महाकालेश्वर, उज्जैन के राजा, सारे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि करे। हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी वर्षा हो, ऐसी भगवान से आज हमने कामना की। समस्त क्षेत्र के लोगों के लिए सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। जय श्री महाकाल। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि वर्षों पहले उन्हें बाबा महाकाल के दर्शन का अवसर मिला था और आज पुनः दर्शन कर वे स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर परिसर और उज्जैन में हुए विकास कार्य अत्यंत अद्भुत हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं और चारों ओर दिखाई देने वाली स्वच्छता सराहनीय है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन केवल धार्मिक नगरी नहीं बल्कि ज्ञान की भी पवित्र नगरी रही है। बाबा महाकाल समस्त श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जय महाकाल। आज मेरे और मेरे परिवार के लिए गर्व का विषय रहा कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है और यहाँ आज महाकाल जी के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और विगत कुछ वर्षों पहले मैं यहाँ आया था और पहले और अब में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि पूरी व्यवस्थाएं यहाँ श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और चारों तरफ स्वच्छता, सफाई और एक धार्मिक वातावरण। ऐसा लगता है कि मानो हम फिर से त्रेता, द्वापर और सतयुग में वापस चले गए हों। और निश्चित रूप से ये उज्जैन सदैव से ज्ञान की भी धरती रही है और ये भगवान महाकाल जो पूरे हमारे मानव समाज की जो रक्षा करते हैं, मानव समाज के लिए, मानवता के लिए, सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रयास किया है,
और अभी रास्ते में हमको आने वाले कुंभ की तैयारी भी दिखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मध्य प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में हुई अच्छी बारिश के बाद पिछले करीब 10 दिनों से उज्जैन में बारिश नहीं होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश थमने के कारण शहर में उमस लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों को गर्मी और चिपचिपाहट का सामना करना पड़ रहा है। दिन के साथ साथ रात में भी राहत नहीं मिल रही है। बारिश नहीं होने से वातावरण में नमी तो बनी हुई है, लेकिन बादलों की आवाजाही के बावजूद वर्षा नहीं होने से उमस और अधिक महसूस हो रही है। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं शाम को बादल छाने के बावजूद बारिश नहीं होने से लोगों की उम्मीदें बार बार टूट रही हैं। किसानों की भी नजरें अब मानसून की अगली बारिश पर टिकी हैं। खरीफ फसलों की बुआई के बाद नियमित बारिश नहीं होने से खेतों में नमी कम होने लगी है। यदि जल्द अच्छी वर्षा नहीं होती है तो फसलों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। मौसम जानकारों के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्य वर्षा तंत्र उज्जैन संभाग से दूर होने के कारण जिले में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ी हैं। अगले कुछ दिनों में मानसूनी सिस्टम के सक्रिय होने पर उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में फिर से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल शहरवासियों को उमस से राहत दिलाने के लिए अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम में बदलाव के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें आसमान पर टिकी हैं कि मानसून कब दोबारा मेहरबान होगा। विक्रम यूनिवर्सिटी स्थित अतिथि निवास में अखिल भारतीय बलाई महासभा के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य समाज को संगठित करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, युवाओं को समाज से जोड़ना तथा संत कबीर के विचार के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में आश्रम निर्माण की योजना पर चर्चा करना था। बैठक का शुभारंभ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद देश भर से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने समाज के विकास, संगठन की मजबूती, युवाओं की भागीदारी और शिक्षा के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने सुझाव रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय बलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जयपुर के पूर्व विधायक बाबूलाल बछेर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मदन लाल राठौर ने की। प्रदेश कार्यालय सचिव धर्मेंद्र सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि देवास के समीप लगभग 50 बीघा भूमि पर संत कबीर साहब का भव्य आश्रम स्थापित करने के लिए शासन से भूमि उपलब्ध करवाने की मांग की जाएगी। साथ ही देश के प्रत्येक जिले में भी समाज की ओर से कबीर आश्रम स्थापित करने की तैयारी शुरू की जाएगी। आज अखिल भारतीय बलाई महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बाबूलाल जी बछेर साहब, जो जयपुर से आए हुए हैं और दिल्ली से भी आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं और पूरे मध्य प्रदेश के, हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी जो हमने टीम बना रखी, पूरी टीम आई हुई है। और गठिया के अंदर लखोड़ी सरकार के वहाँ पे शाम को 6 बजे से करीबन 5000 आदमी का भोजन भंडारा कार्यक्रम है। कबीर साहब की वाणी का भजन के माध्यम से वो कार्यक्रम में रखा है और जिसके बाद में साधु संत जो आ रहे हैं, महंत लोग आ रहे हैं, वो भी बहुत मात्रा में आ रहे हैं, उनका सबका सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। हमारी मांग ये है कि अखिल भारतीय बलाई महासभा के द्वारा 50 बीघा जमीन हमने जो देख रखी है देवास के अंदर, कनेरे गांव के अंदर, उसकी हमारी डिमांड है कि बलाई महासभा के माध्यम से कबीर साहब का एक बहुत बड़ा भय वहाँ आश्रम बनाया जाए। ये हमारी मांग है। उसकी शाम को हम रात को शाम को घोषणा करेंगे कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल बछेर ने कहा कि समाज को एकजुट होकर अपनी मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाना होगा। उन्होंने विशेष रूप से समाज की बेटियों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिससे बालिकाओं को बेहतर शिक्षा मिले और वे समाज और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने युवाओं से भी समाज की गतिविधियों से जुड़कर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। बैठक में समाज के शैक्षणिक, सामाजिक और संगठनात्मक विकास पर विस्तार से चर्चा की गई तथा समाज को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझावों पर सहमति बनी। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों और पदाधिकारियों का स्वागत, अभिनंदन भी किया गया। बैठक के उपरांत सभी पदाधिकारी और समाजजन घटिया में आयोजित संत कबीर साहब के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने संत कबीर के बताए सत्य, समानता, भाईचारे और सामाजिक एकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि संत कबीर के विचार आज भी समाज को नई दिशा देने वाले हैं और उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना महासभा का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय बलाई महासभा के द्वारा राष्ट्रीय कोर कमेटी एवं मध्य प्रदेश इकाई की एक अहम बैठक रखी गई,
जिसमें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर जो अखिल भारतीय भलाई महासभा के जो पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, शिक्षा रोजगार पर यहाँ पर चर्चा हुई है। इसके पश्चात जो एक अखिल भारतीय भलाई महासभा के द्वारा यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक जिले में जो कि 11 एकड़ जमीन है, वहाँ पर जो संत कबीर साहब के आश्रम के लिए जमीन देखी गई है, उस पर भी एक अहम चर्चा की गई है। इसके लिए हम मध्य प्रदेश सरकार से भी मांग करेंगे और जहाँ जहाँ हमारे कबीर आश्रम नहीं है वहाँ पर कबीर आश्रम बने, ऐसी शासन प्रशासन से मांग करते हुए आज इस मीटिंग के पश्चात आज शाम को सदगुरु कबीर साहेब ज्ञान संगोष्ठी का कार्यक्रम घटिया के लवखेड़ी सरकार मंदिर में रखा गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललिता मालवीय, राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्यनारायण मालवीय, प्रदेश प्रभारी दीनदयाल सावनेर, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश अशोक कुमार मालवीय, प्रदेश सचिव गोविंद मालवीय, युवा प्रदेश अध्यक्ष मुकेश परमार, महिला प्रदेश प्रभारी संगीता मालवीय, महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका मालवीय, जिला अध्यक्ष उज्जैन जगदीश मकवाना, जिला महासचिव मनोज मालवीय, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश पालीवाल, श्रीमंत प्राप्ति माने सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और समाजजन उपस्थित रहे। चल रहेगा अखिल भारतीय भलाई महासभा, अखिल भारतीय भलाई महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश की इकाई की बैठक है। इन दोनों बैठकों में के साथ में आज मध्य प्रदेश इकाई की ओर से हमारे जो लोकप्रिय हमारे यहाँ के मदन लाल जी राठौड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष से उनके नेतृत्व में आज बहुत बड़ा प्रोग्राम गठियाली के अंदर हो रहा है शाम को। उस प्रोग्राम में जितने भी हमारे प्रदेश के लोग, दूसरे प्रदेश के लोग आए हैं, उनका सम्मान होगा और शाम को 6 बजे बाद में कबीर साहब का भजनों का कार्यक्रम रखा गया है। और हमारा उद्देश्य भजन कार्यक्रम के साथ में यह है कि हमारे पूरे देश में, मध्य प्रदेश के अंदर हमारा समाज का विकास हो। हमारे कई ऐसे मांगे हैं जो आज भी पूरी नहीं हो रही है, जैसे हमारा समाज पे अत्याचार होना, हमारे बेटियों को शिक्षा नहीं मिलती है, उनका शोषण होता है। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक भलाई समाज विकास बोर्ड नहीं बन रहा है और हम हर जिले में छात्रावास की मांग चाहते हैं जिसमें हमारी बेटियां पढ़ के और आगे बढ़े। ऐसे अन्य और साथ में ये भी हमारी मांग है कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में कबीर साहब के आश्रम बनाया जाए, जिसमें उनके आदर्शों को, उनका प्रचार प्रसार किया जाए, आने वाली नई पीढ़ी को एक अच्छे संस्कार मिले उनसे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जगदीशपुर में होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में शामिल होने से पहले मीडिया से चर्चा की। कैबिनेट के लिए हमारे सारे माननीय मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ साथीगण, हम सब मिलकर के आज मध्य प्रदेश के इतिहास का एक नया दिन बन रहा है। खासकर जगदीशपुर जो अतीत के दोस्त अफगान सरदार ने कब्जा करके इसका नाम इस्लाम नगर किया था, इस्लाम नगर से पुनः जगदीशपुर हुआ। और जब एक समान कानून की बात आ रही है यूसीसी के माध्यम से, तो हर धर्म के लिए जब राम और रहीम समान रूप से जीवन जीने की और समानता की बात करते हैं, तो विवाह, तलाक, परिवार, सभी अलग अलग समाजों के कानून को समाप्त करते हुए एक समान कानून लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जो कल विधानसभा में विधेयक आएगा, उसके पहले कैबिनेट की बैठक के लिए सभी माननीय मंत्रीगण हम सब मिलकर के आज इस इस्लामपुर के बजाय जगदीशपुर, ये अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हमको उस तरह वापस लालायित करता है जैसे भगवान राम के धाम में, अयोध्या में वापस भगवान राम का धाम हमारे गौरवशाली अतीत राम राज्य के स्मरण करा रहा है। ऐसे में सबकी समानता की और सबकी बेहतरी के लिए इस कानून के साथ कई सारे और राज्य उपयोगी कानून भी आज पारित किए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में मंत्री परिषद की बैठक वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को जगदीशपुर में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जगदीशपुर में होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री निवास से मंत्रीगण के साथ ई बस से रवाना हुए।